नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर कथा हब में, जहां हर कहानी दिल की गहराइयों को छूती है और जिंदगी के अनकहे रंगों को सामने लाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो परिवार, सम्मान और स्वयं की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी है एक अधूरी छाव, एक ऐसी छाव की जो कभी पूरी होकर भी अधूरी सी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की पहली किरणें जब राजबीर मिश्रा के पुराने मकान की खिड़की से छनकर अंदर आती थीं, तो कमरे में बिखरी धूल के कण हवा में तैरते नजर आते। ये धूल सिर्फ फर्श पर ही नहीं बल्कि उनके दिल पर भी जम चुकी थी। राजबीर एक सेवानिवृत्त शिक्षक, जिन्होंने अपनी जिंदगी बच्चों को सिखाने और समाज को बेहतर बनाने में बिता दी, आज उसी घर में खामोश बैठे थे जो कभी हंसी और खुशियों से गूंजता था। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई अनकहा बोझ उनके सीने पर रखा हो। उनका एकमात्र बेटा संजय और बहू कविता अब उसी घर में रहते थे। संजय के जन्म की खुशी में राजबीर और उनकी पत्नी सुधा ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटी थीं। सुधा अब इस दुनिया में नहीं थीं, पर उनकी तस्वीर राजबीर के कमरे की दीवार पर टंगी थी, जैसे हर पल उन्हें देख रही हो, उनके अकेलेपन की गवाह बन रही हो। लेकिन आज उस घर का माहौल बदल चुका था। वो पुरानी रौनक, वो जोरों की हंसी, वो आपसी प्यार अब कहीं खो गया था। संजय और कविता के बीच हर रोज होने वाले झगड़े अब घर की दीवारों का हिस्सा बन चुके थे। कभी पैसे को लेकर, कभी छोटी छोटी बातों को लेकर और कभी बिना किसी वजह के उनके झगड़े राजबीर के दिल को छलनी करते रहते थे। तुम्हें कुछ समझ में आता भी है? दिन भर बस मोबाइल में घुसे रहते हो, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देखते। कविता की तेज आवाज बरामदे से आई, जिसमें झुंझलाहट साफ झलक रही थी। और तुम सारा दिन बस मायके वालों से फोन पर बकबक, अपने घर की तरफ तो ध्यान दो। संजय ने भी तीखा जवाब दिया। उसकी आवाज में भी चिड़चिड़ाहट थी। राजबीर अपने कमरे में बैठे ये सब सुन रहे थे। उनके कान इन आवाजों के आदी हो चुके थे, पर दिल हर बार सिहर उठता। आज कुछ अलग था। आज उनकी आंखों में एक ठहराव था, जैसे कोई बड़ा निर्णायक फैसला उनके मन में पक रहा हो। उन्होंने कई रातें इसी उधेड़-बुन में बिताई थीं, पर आज उन्होंने ठान लिया था। उन्होंने धीरे से अपने पुराने लकड़ी की अलमारी से एक सूटकेस निकाला। उसमें धूल जमी थी, जैसे सालों से कोई उसे छूना भूल गया हो। राजबीर ने उसे साफ किया, एक कपड़े से एक एक कर पोंछा, जैसे अपने अतीत को पोंछ रहे हों। फिर उसमें 2 जोड़ी कपड़े, अपनी पुरानी डायरी और सुधा की तस्वीर रखी। तस्वीर को देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। उनकी यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। सुधा की हंसी, उनका प्यार, उनके साथ बिताए अनमोल पल। सुधा, तुम होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता, उन्होंने धीमे से कहा। उनकी आवाज में वर्षों का दर्द समाया हुआ था। उन्होंने अपने पुराने मित्र जयप्रकाश को फोन किया, जो अब एक वृद्धाश्रम में रहते थे। जयप्रकाश और राजबीर की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। दोनों ने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव साथ देखे थे, खुशियां, गम, सफलताएं और असफलताएं। उनकी दोस्ती समय के साथ और गहरी हुई थी। जय, मैं आना चाहता हूं, राजबीर ने रुंधे गले से कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी। दूसरी ओर से कुछ पल की खामोशी के बाद जयप्रकाश की शांत और आश्वस्त करने वाली आवाज आई, आजा दोस्त, यहां कोई सवाल नहीं करता, बस साथ देता है। तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होगा। राजबीर ने सूटकेस बंद किया और कमरे से बाहर निकले। बरामदे में संजय और कविता चाय की चुस्कियां लेते हुए मोबाइल पर रील्स देख रहे थे। हंसी की आवाजें आ रही थीं, पर उनमें कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस एक यांत्रिक सी ध्वनि थी। राजबीर ने एक नजर उन दोनों पर डाली। किसी ने नहीं पूछा कि वो सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हैं, न ही किसी ने कोई चिंता जताई। शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। राजबीर के लिए यह अंतिम पुष्टि थी कि उनके घर में अब उनकी कोई जगह नहीं बची थी। राजबीर ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप घर से निकल गए, अपने पीछे उन यादों को छोड़ते हुए जो कभी इस घर की आत्मा हुआ करती थीं। वृद्धाश्रम शहर से कुछ दूर एक शांत और हरे भरे इलाके में था। मुख्य सड़क के शोर शराबे से दूर यह जगह अपने आप में एक अलग दुनिया थी। छोटा सा बगीचा, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे, कुछ घने पेड़ जिनकी छांव में शांति मिलती थी, और पुराने जमाने की बेंचें जहां लोग बैठकर बातें करते थे। बाहर का माहौल सादा था, पर भीतर एक अजीब सी शांति और अपनापन था। जयप्रकाश ने राजबीर को देखते ही गले से लगा लिया, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा हुआ साथी मिला हो। आ गया तू? चल पहले चाय पीते हैं, फिर तुझे अपना कमरा दिखाता हूं, उन्होंने हंसते हुए कहा। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। वृद्धाश्रम में रहने वाले लोग अलग अलग कहानियों के साथ वहां पहुंचे थे। कोई अपने बच्चों की बेरुखी से तंग आकर, कोई अकेलेपन से बचने, और कोई बस इसलिए कि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं था। हर चेहरे पर एक कहानी थी, एक अतीत था और एक वर्तमान था जहां उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई थी। राजबीर को यहाँ का माहौल अजीब सा
पर सुकून देने वाला लगा। लोग आपस में बातें करते, अपनी पुरानी यादें बांटते, हंसते और कभी कभी अपने दुख भी बांटते, पर किसी में कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए कोई निराशा भी नहीं थी। राजबीर को एक छोटा सा हवादार कमरा मिला जिसमें एक खिड़की थी जिससे बगीचे का नजारा दिखता था। उन्होंने अपने सूटकेस से सुधा की तस्वीर निकाली और उसे अपनी मेज पर रख दिया। हर सुबह राजबीर सुधा की तस्वीर को देखकर बातें करते। सुधा, यहाँ सब ठीक है, यहाँ शांति है, सुकून है, बस तुम्हारी कमी खलती है, वो धीमे से कहते। उनकी आवाज में प्यार और विरह का मिश्रण था। उनकी डायरी में कविताएं लिखने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कविताएं उनके मन का आईना थीं, जहां उनके अनुभव और भावनाएं शब्द बनकर उतरती थीं। एक कविता थी जो उनके मन की गहराइयों को बयां करती थी। जो घर मेरा था वही अब पराया, दर्द की चादर में क्यों मन भराया। रिश्तों की डोर में उलझा मन मेरा, ढूंढे शांति जहां हो सुकून का बसेरा। पुरानी यादें धुंधली सी अब लगती हैं, नई राहों पर उम्मीदें जगती हैं। धीरे धीरे राजबीर को वृद्धाश्रम की सादगी और खुलेपन से प्यार होने लगा। यहाँ कोई झगड़ा नहीं था, कोई ताने नहीं थे, कोई अपेक्षाएं नहीं थी, बस एक अंतही समझ थी जो हर चेहरे पर दिखती थी। एक दूसरे के दर्द को समझने की, एक दूसरे को सहारा देने की। एक दिन वृद्धाश्रम के बाहर एक महंगी कार रुकी। उसमें से एक वृद्ध महिला और एक नौजवान महिला उतरी। वृद्ध महिला के हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर पल्लू खींचा हुआ था, जैसे वो अपनी पहचान छिपाना चाहती हो। उनकी आंखों में उदासी और अपमान की गहरी छाया थी। राजबीर दूर से ये सब देख रहे थे। कुछ अजीब सा लगा, एक जानी पहचानी सी बेचैनी महसूस हुई। महिला अंदर गई और बिना कुछ कहे महिला विभाग की ओर चली गई। कुछ दिन बाद राजबीर सुबह टहलने निकले। बगीचे में वही महिला फूलों की क्यारियों को पानी दे रही थी। उसके चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी। हवा के एक तेज झोंके से उसका पल्लू हट गया और राजबीर ठिठक गए। वो चेहरा जाना पहचाना था, शांति देवी। उन्होंने मन ही मन सोचा। उनकी यादों में धुंधली तस्वीरें तैरने लगीं। शांति देवी उनके दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे। सालों पहले जब राजबीर और सुधा उनके घर गए थे, शांति देवी अपने बेटे अजय और बहू स्मिता के साथ बहुत खुश थीं। उनका घर हंसी और रौनक से भरा रहता था। मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। पर अब वो यहाँ वृद्धाश्रम में, राजबीर का मन बेचैन हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी मिलनसार महिला को भी यह दिन देखना पड़ा। उन्होंने एक परिचारक से पूछा, वो नई माताजी जो कुछ दिन पहले आई थीं, वो आज दिखाई नहीं दी। परिचारक ने जवाब दिया, वो बहुत दुखी हैं राजबीर जी, आज खाना भी नहीं खाया, बस रोती रही हैं। इसलिए उन्हें बागवानी का काम दिया गया ताकि मन थोड़ा हल्का हो और उन्हें व्यस्त रखा जा सके। राजबीर धीरे धीरे शांति देवी के पास पहुंचे। उन्हें देखते ही शांति ने चेहरा फेर लिया, शायद शर्मिंदगी या अपमान के कारण। कुछ पल की खामोशी के बाद राजबीर ने अपनी आवाज में स्नेह घोलते हुए कहा, शांति जी, क्या हम इतने पराये हो गए कि कुछ पूछ भी नहीं सकते? मैं राजबीर, सुधा का पति। शांति की आंखें छलछला उठीं। उन्होंने रुंधे गले से कहा, राजबीर जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। अजय और स्मिता ने मुझे बोझ समझा। एक दिन बोले, माँ, अब हमारे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हें हमारे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत से ज्यादा देखभाल की जरूरत है। बस कार में बिठाकर यहां छोड़ गए, जैसे मैं कोई सामान हूं। उनके शब्दों में एक गहरा दर्द और टूटन थी। राजबीर को अपने दुख की तरह उनका दुख भी महसूस हुआ। उन्होंने बस इतना कहा, यहां कोई बोझ नहीं है शांति जी, यहां सब एक दूसरे का सहारा है, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। उनकी आवाज में सहानुभूति थी जिसने शांति देवी को कुछ राहत दी। उसी शाम वृद्धाश्रम में चहल पहल थी। जयप्रकाश का बेटा रमन मिलने आने वाला था। जयप्रकाश की आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक पिता की अपने बेटे से मिलने की खुशी। देख राजबीर, मेरा बेटा साल में 2 बार ही सही पर आता तो है, मेरा हाल चाल पूछता है, उन्होंने हंसते हुए कहा। उनकी आवाज में गर्व था। राजबीर कुछ कह नहीं पाए। उनके मन में एक ख्याल कौंधा, क्या संजय कभी आएगा? क्या उसे कभी एहसास होगा कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया है? वो अपने कमरे में लौट आए और डायरी में एक नई पंक्ति लिखी जो उनके मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही थी। क्या किसी ने देखी है मौत से पहले की मौत? मैंने देखी है उस घर में जहां सम्मान नहीं बचा, जहां सांसें चलती थीं पर जिंदगी थम सी गई थी, जहां अपने परायों से भी बदतर थे। कुछ दिन बाद आश्रम संचालक राजबीर के पास आए। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। राजबीर जी, आपके बेटे और बहू मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता नील भी है। राजबीर का दिल धक से रह गया। नील? उनका प्यारा पोता जो उनकी गोद में खेला करता था, जिसकी किलकारियों से घर गूंजता था। वो दौड़कर बाहर आए, उनके पैरों में एक नई जान आ गई थी। नील उन्हें देखते ही चिल्लाया, दादू,
और उनकी बाहों में कूद पड़ा। उसकी मासूमियत ने राजबीर के सारे दर्द भुला दिए। दादू, आज मेरा जन्मदिन है, चलिए ना, घर पर पार्टी है। मैंने आपको बहुत मिस किया। नील की मासूम आवाज ने राजबीर का दिल पिघला दिया। उस आवाज में कोई दिखावा नहीं था, बस निश्चल प्रेम था। संजय और कविता खड़े थे, चेहरों पर एक अजीब सी झिझक और अपराधबोध था। वे शायद नहीं जानते थे कि क्या कहें। राजबीर ने संजय की ओर देखा, फिर नील की मासूमियत पर रुक गए। उनके मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। क्या यह उनका पश्चाताप था या सिर्फ दिखावा? ठीक है बेटा, उन्होंने नील से कहा, पर शर्त, पार्टी के बाद मुझे यहां वापस छोड़ना होगा। संजय ने सिर हिलाया, उसकी आवाज में कुछ नहीं था। हाँ पिताजी। उसने शायद सोचा कि वह अपनी गलती सुधार रहा था, पर राजबीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। घर पर पार्टी थी, रिश्तेदार आए, हंसी मजाक हुआ। राजबीर ने देखा कि संजय और कविता ने सबके सामने उनकी खूब तारीफ की, जैसे वे सबसे अच्छे बेटे बहू हों। पिताजी हमारे लिए प्रेरणा है, संजय ने कहा। पिताजी के बिना तो घर सूना है, कविता ने कहा, पर राजबीर को उनके शब्दों में खोखलापन महसूस हुआ। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो इस दिखावे से परे कुछ करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो सच को सामने लाए, जो उनके और शांति देवी जैसे औरों के लिए एक मिसाल बने। अगले दिन सुबह जब कविता ने दिखावटी विनम्रता से कहा, पिताजी चलिए हम आपको आश्रम छोड़ आते हैं, हमें थोड़ा काम है। राजबीर मुस्कुराए, हाँ चलो, बहुत जल्दी है तुम्हें ना, पर आज एक सरप्राइज है। उनकी आवाज में एक अनकही दृढ़ता थी। कार वृद्धाश्रम के पास रुकी। राजबीर उतरे और बोले, रुको, तुम्हें एक सरप्राइज देना है, मेरे साथ आओ। संजय और कविता हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद राजबीर ने अपना मन बदल लिया है और वे उन्हें घर वापस ले जाने के लिए मनाना चाहते हैं। वे राजबीर के पीछे पीछे चले। राजबीर ने परिचारक से कहा, शांति जी को बुलाइए। जैसे ही शांति देवी बाहर आईं, कविता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, वो चिल्लाई और उनके पैरों में गिर पड़ी। आप यहां? मुझसे ये कैसे चूक हो गई? मैं आपको ढूंढ रही थी। उसके शब्दों में घबराहट थी। शांति ने ठंडी और कठोर नजरों से कविता को देखा। तू क्या जाने बेटी, तू तो मेरे लिए कभी वक्त नहीं निकाल पाई। तेरे ससुर को भी तो तूने ही घर से निकाला। फिर तू और स्मिता में क्या फर्क रहा? तुम दोनों ने बस अपने स्वार्थ को देखा। शांति देवी के शब्द सीधे कविता के दिल में उतरे। कविता की आंखें शर्म से झुक गईं। वो रोते हुए राजबीर के पैरों में गिरी। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने आपको कितना दर्द दिया। उसकी आवाज में पश्चाताप था, शायद पहली बार। संजय भी शर्मिंदा खड़ा था, उसने भी अपनी गलती महसूस की। राजबीर ने गहरी सांस ली। माफी दे दूंगा कविता, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। ये आश्रम मेरा घर है, यहां मुझे शांति मिली है जो तुम्हारे घर में नहीं थी। यहां मुझे अपनापन मिला है जो तुम्हारे दिखावे के रिश्तों में कभी नहीं था। राजबीर और शांति दोनों अपनी जगह अडिग रहे। उन्होंने एक नई जिंदगी चुनी थी, एक ऐसी जिंदगी जहां सम्मान और शांति थी, जहां दिखावे की जरूरत नहीं थी और जहां वे अपनी शर्तों पर जी सकते थे। घर लौटते वक्त कविता ने राजबीर के बिस्तर पर एक कागज देखा। वो उनकी डायरी थी जिसमें उनकी आखिरी कविता लिखी थी। कविता की आंखें फिर नम हो गईं। इस बार आंसू पश्चाताप के थे। उसने संजय से कहा, हमें बदलना होगा। हमने पिताजी को खो दिया, पर नील को ऐसा दुख नहीं देना। हमें उसे ऐसे संस्कार देने होंगे जो हम भूल गए थे। संजय ने सिर झुकाया। हाँ कविता, अब हमें अपने घर को फिर से घर बनाना होगा। हमें अपने रिश्तों को फिर से संवारना होगा। इस घटना ने संजय और कविता के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। उन्होंने अपने घर के माहौल को बदलना शुरू किया। झगड़े कम हुए, प्यार और सम्मान बढ़ा। वे अक्सर वृद्धाश्रम जाकर राजबीर और शांति देवी से मिलने लगे, उनकी सेवा करने लगे। दोस्तों, ये थी कहानी एक अधूरी छांव। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान और प्यार है। ये हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी हमें अपने लिए शांति और सम्मान खोजने के लिए एक नया रास्ता चुनना पड़ता है, और उस रास्ते पर भी हमें सच्चा सुख मिल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिखावे के रिश्ते कितने खोखले हो सकते हैं और आत्मसम्मान कितना जरूरी है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इंस्पायर कथा हब को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।